गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट, आज हम आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देखिएगा, पहला सवाल आप लोगों के बीच में कहां से है। एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 25% लाभ उठाता है या प्राप्त करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% लाभ उठाता है यदि वस्तु का लिखित मूल्य 50 रुपए हो तो उस वस्तु का किराया मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन आपके बीच में है 30 रुपए, 32 रुपए, 36 रुपए और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे सवाल, जब दो प्रैक्टिस सेट आपने वीडियो देखे हैं। सवाल आपका डिस्काउंट अर्थात बट्टा से है। बट्टा का एक कंसेप्ट कहता है डिस्काउंट का, क्या कहता है याद रखना हमेशा, MP बटे CP बराबर का 100 प्लस का P अपॉन 100 माइनस का D। जहां पर MP अंकित मूल्य या लिखित मूल्य मुद्रित मूल्य होता है, CP क्रय मूल्य, P प्रॉफिट, D डिस्काउंट। इसीलिए अब MP दिया हुआ है 50 रुपए, CP ज्ञात करना है। 25% का लाभ उठाता है तो 125, 10% की छूट है तो 90। इस तरह से काटा करनी है अब आपको। तो करना क्या है, अब CP बराबर अगर आप देखेंगे तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और ये 18 पंजे 90, त्रियक गुणा हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों CP बराबर 18 दूनी 36 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। ओके, देखिएगा सवाल को बड़े अच्छे से। MP बटे CP बराबर का 100 प्लस का P अपॉन 100 माइनस का D, ये आपको याद रखना है। और डिस्काउंट का ये क्वेश्चन अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। MP बटे CP यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा से व धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा से खे सकता है। तो देखिएगा, ये खे सकता वर्ड का मतलब होता है, देहाती वर्ड है, पहले प्रचलन में था, चलाना या खेना, नाव को खेवैया, तो खे सकता है।
एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा से व धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा से खे सकता है, तो ठहरे हुए पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। तो ठहरे हुए पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल आप लोगों के बीच में नाव तथा धारा से है, बोट एंड स्ट्रीम। एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, एक व्यक्ति नाव को धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा से व धारा के विरुद्ध का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकता है। तो ठहरे हुए पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। देखो ठहरे हुए पानी का वर्ड यहाँ पर ठहरे हुए शब्द का उपयोग किया गया है। अधिकांशतः किताबों में या प्रश्न पत्रों में तुम्हें स्थिर पानी या शांत जल में नाव की चाल कहा जाता है, यहाँ पर ठहरे हुए पानी में कह दिया है। तो इससे आपको नहीं घबराना है, ठहरा हुआ पानी, स्थिर पानी या शांत जल में एक ही बात है मतलब। वो ठहरे हुए पानी से आपको एक गीत भी याद आ रहा होगा, बॉलीवुड की दुनिया का है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मारो। तो देखिएगा सवाल को यहाँ पर अब हम उठाते हैं। शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा, आप लोगों के बीच में पहुंचा है। 4 वर्ड याद रखने हैं नाव धारा के लिए। शांत जल में नाव की चाल हमेशा x होती है, धारा की चाल y, और अगर धारा की दिशा में है तो x प्लस y और धारा की विपरीत दिशा में है तो x माइनस y। तो धारा के अनुकूल अर्थात केस फर्स्ट कह रहा है धारा की दिशा में x प्लस y बराबर के 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, समीकरण नंबर 1 बन गया। केस सेकंड कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई बराबर के 9 किलोमीटर, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब परंपरागत विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ने पर बाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर, तो देखिएगा जोड़ने पर जैसे ही आप लिखोगे तो जोड़ने पर लिखने पर यहाँ पर होगा संख्याएं समान चिन्ह विपरीत, तो बाई वाई कट गया, x 2x, तो 14 6 20 3 23, तो x बराबर के 23/2, 23 का आधा होता है 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल यही हो जाएगी 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ओरल भी कर सकते थे। देखिएगा अगर आपको धारा की दिशा में चाल दी गई है और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी गई है और शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए तो मन ही मन में इन दोनों को जोड़ दो और इनका जस्ट आधा ही आपका शांत जल में नाव की चाल कहलाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है। पहला क्वेश्चन डिस्काउंट से हुआ, दूसरा क्वेश्चन नाव धारा से। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वह दर ज्ञात करो। ये सवाल है आपके। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वह दर ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो है वो कहाँ से है भाई, दर यानी कि चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट 25% होगी, 50% होगी, या फिर आप देखेंगे क्या 75% होगी। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या 100% होगी। तो देखिएगा ऐसा सवाल आपका जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का आ जाए, दर ज्ञात करना हो, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए
समय कम होने के कारण डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। एमएस रूल के मुताबिक एक ट्रिक आपके लिए बनेगी यहाँ पर, दर बराबर जितना गुना कहे गुना की पावर 1/n माइनस का 1 और गुणित का यहाँ पर लगा दीजिएगा 100%। तो देखो गुना का मतलब है 3 वर्ष में 8 गुना हो गया तो 8 रखा, और समय n का मान कितना है 1/3 माइनस का 1 गुणित के 100%। तो अब इसको सूत्र भी देखना है, फिर हमारी भाषा शैली में आपको सीखना है तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो देखो इसका मतलब होता है 1/3 किसी पावर है तो इसका मतलब है घनमूल। अगर अंडर रूट करके लिख दिया जाए, 3 करड़ी लगा दी जाए तब भी घनमूल, अगर 1/3 1/2 1/4 तो ये भी वर्गमूल घनमूल चतुर्थमूल का रूप होते हैं। तो इसी तरह से आपको ये शो करना है, अगर 1 के बटे में 2 आया तो वर्गमूल, 3 आए तो घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है वही 2, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 1 में 100 का गुणा करा देंगे तो 100 एकम 100, तो आपकी दर कितनी आ गई 100%। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भाषा शैली से ये याद रखना है, आपको सूत्र कभी भी नहीं लिखना है एग्जाम में। अगर जितने गुना हो गया है वो अगर वर्ष पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वर्ष पर। अगर 2 वर्ष है तो उसका राशि का तुम्हें वर्गमूल लेना है, अगर 3 वर्ष है तो आपको घनमूल लेना है, और आए हुए प्राप्त वर्गमूल और घनमूल में से अपने मन से 1 घटा करके 100 का गुणा करा देंगे, वही दर होगी, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, साधारण व्यास से दिखाई दे रहा है। यदि कोई धन यदि कोई धन 16 वर्ष में 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है। यदि कोई धन 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। पहले ऑप्शन में लिखा है 1 सही 1/4 गुना, बी ऑप्शन में लिखा है 1 सही 1/2 गुना, सी ऑप्शन में है 1 सही 1/6 गुना, और डी ऑप्शन है आपके बीच में 1 सही 1/3 गुना। तो देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन जब देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कोई धन 16 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, सवाल में और कुछ नहीं दिया। तो ऐसा सवाल जब भी आपको साधारण ब्याज का नजर आए तो एक सूत्र याद रखना, और सूत्र के मुताबिक हम सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। T1/T2 बराबर का N1 माइनस के 1 बटे N2 माइनस के 1, जहां पर क्या याद रखना है, ये N1 व N2 आपके क्या हैं, गुना हैं, प्रथम गुना द्वितीय गुना, और T1 T2 क्या है, समय है। T1 व T2 क्या होते हैं, ये समय होते हैं। तो देखिएगा 16 वर्षों में T1 का मान, T2 निकालना है, सॉरी ये भी दिया हुआ है, 8 वर्षों में T2 प्रथम गुना 2 गुना हो जाता है, और N2 निकालना है द्वितीय गुना कितना होगा। तो काटापाटी करेंगे तो देखिएगा भाई 8 दूनी 16, 2 बराबर के 2 में से 1 गया, 1/N2 माइनस के 1। अब अगर हम त्रियक गुणा करा दें तो 2N2 माइनस के, ये पूरे पद में होगा तो 2N2 माइनस के 2 एकम 2 बराबर के 1। अब पक्षांतर विधि से 2N2 बराबर 1 प्लस के 2 तो 2N2 बराबर के 3, तो N2 बराबर के 3/2। वो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2 गुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉय
एक सही 1/2 गुना। ओके, दैट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन होगा, एक एक सवाल को बड़े अच्छे से समझो, फिर ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ करके लगाते रहिए। 5वां सवाल आपके बीच में है, यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ लेने के लिए तो 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, ऑप्शन आपके बीच में है 110 रुपए, 125 रुपए, 115 रुपए और 150 रुपए। तो ये सवाल अधिकतर हर प्रैक्टिस सेट में आपको 2 दिन पिछले भी मिला। क्या देखा आपने? लाभ हानि से ये क्वेश्चन आपके बीच में है, 2 विक्रय मूल्यों के बीच तुलना। तब हम लोग क्या जानते हैं? तब एमएस रूल के मुताबिक एक कंसेप्ट जानते हैं, एसपी फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस के ए इज इक्वल टू एसपी सेकेंड 100 प्लस माइनस के बी, जहां पर ए और बी प्रतिशत में दिए गए लाभ या हानि होंगे। तो एसपी यहाँ पर देखेंगे, एसपी फर्स्ट आपको दिया है 90 रुपए में बेचने पर, लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह, तो 10% की हानि हुई, तो 100 में से 10 गया 90। अब एसपी सेकंड ज्ञात करना है, 10% का लाभ प्राप्त करना है आपकी कोशिश है, तो यहाँ पर 100 में जुड़ जाएगा तो 110। तो देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, 90 से 90 कैंसिल हुआ, त्रिया गुणा करोगे तो एसपी सेकंड बराबर कितना हो गया? 110 रुपए आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग 2 धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, तो उन संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो उन संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। पहले ऑप्शन में दिया है 27 27, बी ऑप्शन है 45 45, सी ऑप्शन है 81 81 और डी ऑप्शन आपके बीच में है 9। तो देखिएगा, सवाल को प्रोसेस से तो लगाना ही है। कभी कभी हमें ये भी परंपरा से सीखना होता है कि हमेशा नाक की सीध नहीं चलना। जब क्वेश्चन हमारा अगर ओरल बनने लायक है तो क्यों हम प्रोसेस को करें? तो देखिएगा, यही देखने को मिलेगा, 2 धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग। तो सबसे पहले तो आर.एस. अग्रवाल पैटर्न कहता है, माना कि 2 धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी x व y,
अब दो धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दिया हुआ है x प्लस वाई, योग का वर्ग कितना है 9 है। तो योग x प्लस वाई का वर्ग 9 है। तो LHS साइड का अगर आप यहाँ देखेंगे वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 9। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिला 3। अब कई विद्यार्थी ये सोचेंगे यहाँ पर कि x माइनस वाई मिले तभी तो एक्स वाई हम ज्ञात कर पाएंगे, और x प्लस वाई बराबर 3 है तो x और y के अलग अलग पद निकालने हैं क्योंकि उन संख्याओं के घनों का योग। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर त्रुटि भी बताऊं, कुछ स्टूडेंट ये सोच लेंगे कि ये पूछा गया है x प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे और x प्लस वाई का मान दिया है 3 की पावर 3, तो जिस पावर संख्या पर जितनी पावर उसका उतने बार गुणा 27, और पहले ही ऑप्शन में 27 रखा है जो कि ये कल्पना एकदम क्या है गलत है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर उन संख्याओं के योग का घन नहीं कहा है, उन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, एक एक संख्या का घन ज्ञात करके तब आपको एक योग ज्ञात करना है। तो सवाल यहाँ से ये आपका ये सोचना एकदम गलत है। आपको सोचना क्या है, ये देखो x और y। कुछ स्टूडेंट तो ये कहेंगे अब x y के मान निकाल नहीं सकते तो आंकड़े अपर्याप्त, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिएगा अब ये एक छोटी संख्या है भाई, x प्लस वाई बराबर अगर 3 दिया है तो आप कल्पना कर सकते हो जरूर संख्या 1 और 2 रही होगी, 1 और 2 करने पर ही तो 3 हो रहा है। अब इसमें अपवाद बहुत सारे होंगे, कोई कहेगा 1.5 भी तो हो सकता है, कोई कहेगा अगर 1 25 हो सकता है तो 1 75 हो सकता है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 मानिए क्योंकि दो धनात्मक संख्याएं कहा है और सारे ऑप्शन भी अच्छे से दिख रहे हैं। तो यानी कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x का मान 1 है, y का मान 2, या x का मान 2 y का मान 1, तो 1 का घन करेंगे 1 और 2 का घन करेंगे 3, तो यहाँ पर 1 प्लस के 2 दूनी 4 दूनी 8, तो योग कितना मिल गया संख्याओं के घनों का योग 9। तो करेक्ट आंसर आपके बीच में होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। हर क्वेश्चन के लिए हमें परंपरागत पे नहीं बैठे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में होगा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये एवरेज चैप्टर से है। 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 64.5, बी ऑप्शन में दिया है 74.5 और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 84.5 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 94.5। अच्छा सवाल है, देखिएगा कभी भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में नजर आए या कभी किसी बुक में आए या प्रैक्टिस सेट में आए, हमेशा के लिए पढ़ाई होती है। 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। आपको तरह तरह की ट्रिक नहीं सीखना है, याद रखिएगा एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल एवरेज अगर निकालना है इस तरह का, तो 9 के प्रथम 20 गुणजों तक जाना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें जिसका गुणज निकालना औसत निकालना है उसको लिखो 9 एकम 9 और प्रथम 20 गुणजों तक जाना है। जितने गुणजों तक जाना है उसका और संख्या का आपस में गुणा करा दो, 20 नम्मा 180। फिर से सुनिएगा, ना कोई सूत्र याद करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन से ही लगाना सीखिएगा। 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले जो 9 दिया है इसी 9 को लिख लो जिसका निकालना है, और 9 के प्रथम 20 गुणजों का जितना कह दिया जाए उसका इन दोनों का आपस में गुणा करा। तो जैसे ही आपने गुणा कराया तो ये 9 एकम 9 हुआ और ये 180 हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आपस में यहाँ 2 का भाग दे दो बस प्राप्त योगफल में, और जैसे ही आप 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 189/2।
189 में आप 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 2 ने 18, 2 चौको 8, 2 पंच 10। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94.5। तो ये आपका आंसर आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका है 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन आपके बीच में कहेगा, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 4/5 का 3/4 का 40% 48 है, तो उस संख्या का 1% कितना होगा। तो उस संख्या का 1% कितना होगा। यदि किसी संख्या के 4/5 का 3/4 का 40% 48 है, तो उस संख्या का 1% कितना होगा। पहले ऑप्शन में आपको दिया है क्या 1 होगा, बी ऑप्शन में दिया है क्या 2 होगा, सी ऑप्शन में दिया है क्या 10 होगा, और डी ऑप्शन में दिया है क्या 20 होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से भी कह सकते हैं, या संख्याओं के पारस्परिक संबंध वाला चैप्टर भी आर.एस. अग्रवाल में बना हुआ है। यदि किसी संख्या की, तो माना की संख्या बराबर x, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। x के 4/5 का 3/4 का 40% 48 है। तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट कहता है का की के हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह लगेगा, और परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा। अब आपको क्या बचा है, अब आपको यहाँ पर केवल काटा पैड़ी करनी है। काटा पैड़ी कर दीजिएगा, आंसर आपके बीच में होगा। देखिएगा कैसे करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 से 4 खत्म हुआ, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, और ये आपका हो गया 3 दूनी 6, तो 6 8 48। तो x बराबर 55 25 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो x बराबर के 200 हो गया। अब ये आंसर नहीं है आपका 200, आगे क्वेश्चन और लिखा है उस संख्या का 1% कितना होगा। तो उस संख्या का 1% कितना होगा, तो 200 का 1% आपको निकालना है। तो का हटेगा, यहाँ पर गुणा लगेगा, और परसेंटेज हटेगा तो बटे, बिंदी से बिंदी खत्म हो गई, तो 2 एकम 2। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। तो ये आंसर होगा आपका बी। तो 2 आंसर आपके बीच में हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा देखिएगा। पूरे 15 क्वेश्चनों का टारगेट है। सवाल नंबर 9, नौवां सवाल कह रहा है, दो की पावर -2 और फिर इस पे वर्ग है। 2 की पावर -2 वर्ग बराबर का क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1/8, बी ऑप्शन है -1/8, सी ऑप्शन है 16, और डी ऑप्शन है -8। तो ये भी क्वेश्चन आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम कह सकते हैं घातांक और करनी से क्वेश्चन आपके बीच में है। कैसे है, हमने देखा 2 की पावर -2 और इसका वर्ग लिखा हुआ है।
तो ये राशि जैसे यहाँ नीचे आएगी, ऐसे कहिएगा कभी भी माइनस ए की पावर पे अगर स्क्वायर है तो वो माइनस ए गुणित माइनस ए कर होकर के क्या हो जाता है, ए स्क्वायर तो हो जाता है बट पॉजिटिव हो जाता है। ऋणात्मक संख्या पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में बदल जाती है। तो ये वाला पद आपका हो जाएगा 2 की पावर 4, ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो जैसे ही 2 की पावर 4 हुआ तो 2 की पावर 4 का मतलब है जिस संख्या पर जितनी पावर संख्या का आपस में उतने बार गुणा। तो यहाँ पर संख्या 2 है, उस संख्या पर पावर 4 है, तो 2 का कै बार गुणा, आपस में 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16। तो यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 14 सही 2/3 माइनस का 5 सही 5/6 माइनस के 6 सही 4/9 बराबर का क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 सही 2/18, बी ऑप्शन है 7 सही 1/9, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 सही 7/18 और डी ऑप्शन आपके बीच में है 18 सही 2/7। हम लोग लिखेंगे हल। देखिए सवाल ये वाला आपका सिंप्लीफिकेशन से है, एक बार इसको फिर से लिख देते हैं। 14 सही 2/3 माइनस के 5 सही 5/6 माइनस के 6 सही 4/9 बराबर के क्वेश्चन मार्क। परंपरागत विधि तो ये कहती है 14 त्रिया 42 तो 44/3 हो गए, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सही और हर का गुणा किया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। माइनस के 6 पंच 30, 30 5 35/6 हो गए, 9 छक 54, 54 4 58/9 हो गए। और हरों का अगर लासा ले लिया जाए तो 3 6 9 का लासा आएगा 18, तो तिछंग 18 और 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 44 गुणित के 6, 6 तिया 18 तो 35 गुणित के 3, 9 दूनी 18 तो 58 गुणित के 2। आगे बढ़ेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हाथ में आए 2, 6 चौको 24 2 26 264 35 तिया 105 और 58 दूनी 116/18। तो देखिएगा 264 माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 5 11 हाथ में आए 1 1 2 और 1 1 2 221/18। फिर देखेंगे 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गए 4 और 2 में से 2 गए कुछ नहीं। 18 का भाग देंगे 43 में तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 36 यानी कि 2 सही 7/18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प होगा सी आंसर। आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। परंपरागत विधि तो यही कहती है सवाल आपको एग्जाम हॉल में चाहे जिस विधि से आए बट कम समय में आ जाना चाहिए, वही ट्रिक का काम करने लगती है। अब देखेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे लोग बाग कैसे लगाते हैं। 14 सही 2/3 माइनस के 5 सही 5/6 और माइनस के 6 सही 4/9। तो क्या करते हैं आप, ये जो सही सही है उनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। 14 माइनस के 5 माइनस के 6 और यहाँ प्लस चिन्ह देकर के जो शेष बचे हैं अब 2/3 माइनस के 5/6 माइनस के 4/9 इनको अलग लिख लिया। ये आपका तरीका है, ये भी एक तरीका है, दोनों देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो 6 5 11 हो गए, तो 14 माइनस का 11 प्लस का, यहाँ से देखो लासा लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, लासा 18 ही गिरेगा, कैलकुलेशन सरल हो गई। ये हो जाएगा तिछंग 18 तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 तो 5 तिया 15, 9 दूनी 18 तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 14 में से 11 गए तो 3 प्लस के, अब ये 15 8 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 12 माइनस के 15 8 हो गए 23 और बटे 18। अब 23 में से 12 गए तो प्रिय विद्यार्थियों कितना बचा, माइनस के 11/18। माइनस का 11 क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है।
अब इसको जब हम यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो 3 माइनस के 11/18 और ये 18 तिया 54, 54 माइनस के 11/18 और 54 में से 11 गए तब भी कितना बचा 43/18। तो देखो यहीं तक आ गए 43/18 और इसको लिख सकते हैं 2 सही 7/18। इस तरह से ये दोनों आपके सॉल्यूशन आपके बीच में है। हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नल और टंकी से है। यदि 3 नल जिसमें ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 8 और 6 घंटे में भर सकते हैं। 8 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी में 2 नल भरने वाला काम करते हैं और 1 नल खाली करने का काम करता है। यदि 3 नल जिसमें ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 8 और 6 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल सी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? पहला ऑप्शन है 10 सही 10/11 घंटे में। बी ऑप्शन है 10 सही 8/11 घंटे में। सी ऑप्शन है 11 सही 10/13 घंटे में और डी ऑप्शन है 10 सही 1/2 घंटे में। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नल और टंकी का आपके बीच में है। ये भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिएगा कैसे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप याद रखिएगा हमेशा एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। ए और बी और सी जो नल भरने का काम करते हैं उन्हें प्लस से इंडिकेट करते हैं और जो खाली करने का उसे सी से। अब इनका दिया हुआ समय क्या है? 8 घंटे और 6 घंटे और ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। हम यदि समयों का लासा ले लें, क्या कर लें? समयों का लासा ले लें। तो समयों का लासा लिया तो 8, 6, 5 तो लासा गिरेगा आपका 120। यही टंकी की क्षमता बन जाती है। अब प्राप्त लासा में समयों का भाग दें तो ये नलों की क्षमता बन जाएगी। तो नलों की क्षमता निकल रही है 15 8 120 और ये हो जाएगा 20 छक्का 120 और ये हो जाएगा 24 पंचे 120। अब कहने का भाव ये है कि पहला नल जो है वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी टंकी में भरता है और दूसरा नल 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है, लेकिन तीसरा नल उसी समय 24 लीटर पानी बाहर फेंक देता है। तो 2 नल ए और बी इसमें भरने का काम कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखोगे 15 प्लस के 20 तो पानी जा कितना रहा है 35 लीटर और सी नल जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। तो कितना लीटर पानी तुरंत बाहर कर देता है 24 लीटर।
तो 35 में से 24 गए तो तुरंत पानी कितना पहुंचता है? ओनली 11 लीटर। प्रत्येक घंटे में केवल 11 लीटर पानी ही टंकी में पहुंच पाता है, इसीलिए टंकी भरने में कुल लगा समय होगा। तो टंकी में पानी भरना कितना है? 120, और एक घंटे में पहुंचता कितना है? 11। तो 11 दशारम 110, और 10 सही 10/11 घंटे लगेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका एप्पल हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नल और टंकी का अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा और इसके सहारे से ऐसे क्वेश्चन और लगाते रहिएगा। कोई भी किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई कंसेप्ट सीखते हैं तो उस कंसेप्ट के ढेर सारे सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाया करो, तभी कंसेप्ट माइंड में ठहरता है कि नहीं? चलिए सवाल नंबर 12वां सवाल कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग यदि दो संख्याओं का योग 33 तथा अंतर 9 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में दिया है 25, बी ऑप्शन में दिया है 21, सी ऑप्शन में दिया है 27 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 29। तो देखिएगा अच्छा क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम से है। यदि दो संख्याओं का योग 33 तथा अंतर 9 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो तरह के सवाल बनते हैं, बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो परंपरागत विधि से अगर देखा जाए आर.एस. अग्रवाल पैटर्न से, तो माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? पहले केस में कहा गया इनका योग जो है वो 33 है, और दूसरी कंडीशन में कहा गया इनका जो अंतर है वो 9 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 तैयार हो गए। हम लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जैसे लिखा संख्याएं समान चिन्ह विपरीत, तो 22 से 22 कट गया, तो 2x बराबर के 33 9 कितना हो जाएगा? 33 9 हो जाएगा 42। तो x बराबर 42/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब अपन ने अभी बड़ी छोटी नहीं माना है, y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चाहे समीकरण 1 में x का रख दो मान, चाहे 2 में, तो देखेंगे यहाँ पर 1 में रख रहे हैं तो 21 प्लस के 22 बराबर के 33, तो y बराबर 33 माइनस 21, तो 22 बराबर 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गए 1, यानी कि 12। देखो योग 33 होगा, 2 1 3 2 1 3। तो अब बताओ बड़ा मान कौन है? 21 के 12, तो बड़ा तो 21 है, तो आंसर हो जाएगा 21। वो है बड़ी संख्या पूछी है, अगर छोटी पूछ लेता तो 12 आंसर हो जाता। अब देखो ऐसे सवालों को एकदम ओरल कैसे लगाया जाए, ये तो परंपरागत है, स्क्रीनशॉट भी लेना। एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना, ये लगाना गलत नहीं है, एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं लगाना, इसका मतलब ये है। अब एग्जाम हॉल में ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है? एमएस रूल के मुताबिक याद रखना, कभी भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है और बड़ी संख्या पूछी जाए तो याद रखना हमेशा बड़ी संख्या बराबर योग प्लस के अंतर और बटे 2। तो ये काम आप मन ही मन में भी कर सकते हैं भाई। योग दिया है 33 और अंतर दिया है 9, 33 9 होता है 42, और 42 का आधा करो तो 21 आंसर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन। तेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी से भी आ गया, एक रेलगाड़ी पहले 300 किलोमीटर एक रेलगाड़ी पहले 300 किलोमीटर
30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। एक रेलगाड़ी पहले 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और फिर उतनी ही दूरी और फिर उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी दूरी तय करने में गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो देखो, इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, बेसिक भी लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन में लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन में लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि रेलगाड़ी लिख करके यहाँ दे दिया है तो रेलगाड़ी चैप्टर से भी कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये आपका चाल समय दूरी से है। रेलगाड़ी तो केवल नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी वर्ड से ये नहीं सोचना है कि ये खंबे को पार कर रही है कि प्लेटफॉर्म को, ऐसी कोई चर्चा है नहीं क्वेश्चन में। औसत चाल पूछा हुआ है तो देखो, एक कंसेप्ट तो ये पढ़ाया जाता है आप लोगों को, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। अगर दूरी समान है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय गया और विद्यालय से तुरंत वापस लौट आया, चालें अलग अलग रही होंगी, तब औसत चाल बनता है। तब x का मान जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी दूरी तय की 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट बनता है भाई 2xy अपॉन के x प्लस y। लेकिन याद रखना, ये ट्रिक का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दूरी समान हो। और इस क्वेश्चन में दूरी समान है लेकिन विखंडन करके दिया हुआ है। पहले 300 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर अगली बार भी 300 ही कह दिया कि उतनी ही दूरी तय की। तो उतनी ही दूरी तय की का मतलब है दोनों बार दूरी कैसी हो गई? समान हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हम ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमने देखा 2 गुणित का 30x का मान, 60 का मान, और 60 30 कितना हो जाएगा? चलो दिखा देते हैं, 30 प्लस के 60। तो 2 गुणित के 30 गुणित के 60, 60 30 हो गए 90। एक बिंदी से बिंदी कट गई, 3 त्रिका 9 और ये हो गए 20 या 60, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो इस सवाल को एक दूसरा पैटर्न देखना चाहो, अगर कोई ये कह दे कि सर जब दूरी समान ना हो, तो दूरी समान है तब भी, हमेशा के लिए याद रखना एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी जब ज्यादा अटक जाओ तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई? पहले 300 फिर 300। अब समय कैसे निकालोगे? तो वी नो दैट, हम जानते हैं समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर पहली दूरी 300 है और चाल है 30 किलोमीटर, और दूसरी भी दूरी 300 है और चाल है 60। यानी कि दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो समय निकल आएगा। और ऊपर का मान 300 300 600 हो गया। 3 धम 30, यहाँ 10 घंटा लगे। 0 0 6 5 30, यहाँ 5 घंटा लगे। तो 600 बटे 15 चौकों 60। तो करेक्ट आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है आपके बीच में। हम लोग जल्दी से चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, पूरा वीडियो देखा करें अंत तक, क्वेश्चनों का समावेश मिलेगा। और अपने दोस्तों यारों को अगर अच्छा लगे आपको ये पढ़ते हुए समय कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वगैरह को अपना ये वीडियो शेयर करें और चैनल को आगे सब्सक्राइब करवाइएगा। लाइक का बटन जरूर दबाते रहें। चलिए सवाल नंबर 14। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में
50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 10% दूध है तो 20% दूध की मात्रा दूध की मात्रा करने के लिए उसमें कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए। पहले ऑप्शन में है 6.25 लीटर, बी ऑप्शन में दिया है 2.65 लीटर, सी ऑप्शन में दिया है 5.26 लीटर और डी ऑप्शन में दे रखा है 6.52 लीटर। ये है मटेरियल। तो देखिएगा समय का थोड़ा अभाव है, यहाँ 15 क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में है। ये वीडियो हमने बनाया हुआ है परसेंटेज चैप्टर में, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए बेसिक छोड़िएगा, हम लोग परंपरागत से MS रूल सुनिएगा डायरेक्ट, और आपके सवाल बनेंगे। और जहाँ सवाल ना बने तो उस चीज को कमेंट में लिख के देखिएगा। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 10% दूध है तो MS रूल के मुताबिक आपका टोटल, देखो बातें सुननी है बड़े ध्यान से, कोई हम XY करके ट्रिक नहीं दे रहे हैं, बातों ही बातों में सवाल लग जाएगा। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 10% दूध है तो सुनिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो चीज है उसे भूल जाओ, जो चीज तुम्हें दी गई है प्रेजेंट में वो तो है ही है, और इसमें मिला क्या हुआ है उसके बारे में सोचो। जब कभी भी दो चीजें किसी चीज का एक मिश्रण बन के तैयार होता है तो जो चीज है वो तो है, ये व्यक्ति को वो नजर नहीं आती, और जो उसमें कम ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे 1 लीटर अगर दूध आना है तो पानी कितना डाला कितना नहीं डाला उस पर चर्चा ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस सुनिएगा कि जो चीज दी गई है उसको आप भूल जाइएगा, और जो चीज इसमें नहीं दी गई है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है, उस पर चर्चा करनी है। तो 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 10% दूध है, वो मिश्रण हमेशा 100% होता है, तो बताओ पानी कितना रहा होगा? 90। भाई 100% में से अगर 10% ही दूध है और 90% पानी रहा होगा। ऐसा कौन करते हैं? चाय वाले। अब यहाँ पर देखिएगा, बटे में हम देखेंगे 50 लीटर मिश्रण है, मान लो कुछ दूध मिला रहे तो 50 + x। अब बराबर के दूध मांगता कितना है कि 20% दूध की मात्रा हो जाए, तो बराबर में भाई आपको 20 नहीं रखना है, आपको बराबर में और LHS RHS दोनों साइड एक ही राशि रखनी है। आपको सोचना ऐसे है कि अगर 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है तो पानी का विवरण नहीं दिया, तो 100 में से 10 गए तो 90 पानी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 20% दूध की मात्रा हो जाए, तो तुम कल्पना करो पानी कितना रह जाएगा? 80। अब अगर पानी 80 रह जाएगा तो आपको काटा पैड़ी कर देना है, आंसर आपके बीच में होगा। 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 प्लस के 8x और बराबर के 9 × 5 = 45। तो 8x बराबर के 450 माइनस के 400, तो 8x बराबर के 50। तो x बराबर 50/8 को लिख सकते हैं 25/4, और 25/4 को लिख सकते हैं 4 × 6 = 24 और 4 दूनी 8 4 × 5 = 20। 6.25 लीटर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सवाल आपका मिश्रण पर आधारित टॉपिक में होते हैं, परसेंटेज के मुताबिक वहां पर लगते हैं। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 15वां। इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि दोनों तरफ एक ही अवयव को रखेंगे। अगर दूध के बारे में दिया है तो पानी का मात्रा दोनों तरफ रखेंगे, और अगर पानी की मात्रा दी हुई है तो दूध की मात्रा दोनों तरफ रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले
14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में है 462 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में है 718.66 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में है 562 वर्ग सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में है 662 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सवाल के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। यहाँ तो क्षेत्र मिति में आप क्या आयतन में रखिएगा या सूत्र याद रखिएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान बचपन से पता है 22/7। अब एक बात देखो, 14 सेंटीमीटर वाला व्यास है यानी कि d बराबर 14, तो r हो जाएगा 14 का आधा यानी कि 7, क्योंकि त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो 7 गुणित के 7, 1 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणित के 3, 4 तिया 12, 15 ती 45 और 1 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एप्पल आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे जैसा भी।